नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि पिछले वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी। उसका कारण ये था कि मेरा जो माइक है वो ख़राब हो गया था। आज मैं नया माइक लेके आया हूँ, तो बहुत अच्छे से आपको क्लास मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रॉपर ढंग से आपके पास आवाज़ आ रही होगी। ऐसी गलती मेरे से पहले बार हुई और अब ये आखिरी बार है, इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, क्षमा चाहूँगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने थोड़ा बहुत देखा होगा उसको। जो इसके क्वेश्चन थे वो बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन थे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, अच्छे से आपने पढ़े होंगे। उसी सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 7 वीडियो करवा दिए हैं इस 500 क्वेश्चनों की सीरीज़ के। आज मैं 8 नंबर वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा दमदार होने वाला है। दिल थाम के बैठे रहिए और आपको मैं कम से कम 40 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, पूरे डिस्कशन के साथ। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। बस आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग और सभी का स्वागत करता हूं ओम डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। चलिए, बात कर रहे थे पटवार परीक्षा 2021 के टॉप 500 साइंस क्वेश्चनों की। उसका जो वीडियो है हमारा वो 8 नंबर वीडियो है। कहने का मतलब मैं आपको 255 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुका हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे 256 नंबर क्वेश्चन से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगा। स्टार्ट करें? बिल्कुल। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपको मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। पहले टॉपिक आपका था आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान। इसमें मैंने आपको 200 क्वेश्चन करवाए। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मानव शरीर से संबंधित चल रहा है। और मानव शरीर में आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार के जो तंत्र होते हैं वो सारे तंत्र करवाऊंगा। इसके लगभग मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चन इसके करवाने वाला हूं। उसके बाद 100 क्वेश्चन जो बचेंगे प्यारे साथियों, वो आपको मैं करवाऊंगा स्वास्थ्य विज्ञान यानी रोग वगैरह से संबंधित। तो चिंता मत कीजिए, आपको 500 क्वेश्चन तो मिले ही मिलेंगे, उसके अलावा भी क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका प्यार अच्छा रहा, अगर आपका मन रहा कि भी हाँ इसी प्रकार के वीडियो हमें और मिलते रहें, तो मैं 500 को 1000 क्वेश्चनों तक कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है। उसके बाद मेरी थ्योरी क्लास भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही मैं ये कंप्लीट करूँगा उसके बाद थ्योरी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो थ्योरी भी आप आगामी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 256 नंबर क्वेश्चन से। चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। चलिए, ये रहा 256 नंबर क्वेश्चन। देखिए 256 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, या विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, जो आपका एंजियोलॉजी होता है उसके अंदर आपका धमनियों और सिराओं का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोलॉजी के अंदर आपका धमनियों और सिराओं का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी के अंदर आपका जो अध्ययन किया जाता है वो यकृत का अध्ययन किया जाता है, लीवर का अध्ययन किया जाता है। यकृत यानी लीवर का अध्ययन किया जाता है और ऊतकों का अध्ययन भी इसी के अंदर किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मायोलॉजी की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, तो मायोलॉजी में आपका अध्ययन होता है मांसपेशियों का। मांसपेशियों का जो अध्ययन है प्यारे साथियों वो किसके अंदर होता है? मायोलॉजी में। और ऑन्कोलॉजी में आपका कैंसर का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? कैंसर का अध्ययन होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंजियोलॉजी, धमनी और सिराओं का अध्ययन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो एंजियोलॉजी का जो जनक माना जाता है प्यारे साथियों वो विलियम हार्वे को माना जाता है। विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, स्टिनर और विनर दोनों के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है। इन्होंने रक्त समूह है या फिर रक्त समूह है जिसको हम बोलते हैं ए रक्त समूह है, बी रक्त समूह है ना, ए बी रक्त समूह है, ओ रक्त समूह है, आर एच कारक, ये जो है ना रक्त समूह आपके जो होते हैं, ब्लड ग्रुप जो होते हैं, उनकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टिनर और विनर दोनों ने मिलकर के रक्त समूहों की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने आपकी कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। विलियम हार्वे आपके एंजियोलॉजी के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 258 नंबर क्वेश्चन की।
कि ब्लड यानी रक्त का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है। ब्लड यानी रक्त का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है। तो प्यारे साथियों, अभी अभी मैंने आपको बताया था हिपेटोलॉजी। देखिए ऊपर जो मैंने आपको बताया था, ध्यान से देख लीजिए, ऊपर है आपका, सॉरी ये हिमेटोलॉजी ना, हिमेटोलॉजी, ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया यहाँ पर। ये आपका हिमेटोलॉजी जो होता है ना, हिमेटोलॉजी, इसके अंदर आपका रक्त का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? रक्त का। इसके अंदर आपका रक्त का अध्ययन होता है, इसके अंदर धमनी और शिराओं का अध्ययन होता है। इसी के जैसा ही एक नाम और होता है, हिपेटोलॉजी। क्या नाम होता है? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, ये नाम होता है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी में आपका यकृत का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? यकृत यानी लीवर का। और ये है हिमेटोलॉजी। थोड़ा सा अंतर आपको देखना है प्यारे साथियों, आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, हिमेटो और हिपेटो। हिमेटोलॉजी में आपका रक्त का अध्ययन और हिपेटोलॉजी में आपका यकृत का अध्ययन होता है। तो आपका जो 258 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ब्लड यानी रक्त का जो अध्ययन है वो आपका कौन सी विज्ञान में किया जाता है? हिमेटोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, इकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इकोलॉजी में आपका पर्यावरण का अध्ययन होता है। पर्यावरण का अध्ययन आपका इकोलॉजी में होता है। माइकोलॉजी के अंदर आपका कवक का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? कवक का। और फाइकोलॉजी के अंदर आपका शैवाल का अध्ययन होता है। किसका? शैवाल का। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन। इस माइकोलॉजी के जैसा एक नाम और होता है, मायोलॉजी। माइकोलॉजी कवक और मायोलॉजी यानी किसका अध्ययन? मांसपेशी का अध्ययन। किसका अध्ययन? मांसपेशी का अध्ययन। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है मायोलॉजी के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? एक सामान्य व्यक्ति जो होता है, यानी जो किसी प्रकार के रोग से ग्रसित न हो, जो बिल्कुल स्वस्थ हो, उसको हम सामान्य व्यक्ति बोलते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के अंदर जो ब्लड की मात्रा होती है मेरे प्यारे साथियों, वो आपकी होती है 5 लीटर। 5 लीटर रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है अगर हम स्वस्थ हैं तो, सामान्य व्यक्ति हैं तो। ना तो ज़्यादा हम मतलब किसी प्रकार के मतलब मोटापे से ग्रसित हैं या किसी भी प्रकार का मतलब कोई रोग नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं हम, तो हमारे शरीर में रक्त कितना मिलेगा? 5 लीटर रक्त आपको मिलेगा हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, ये तो बात लीटर में हो गई। अगर यहीं पर बात आपको पूछ ले किसके अंदर? प्रतिशत के अंदर पूछ ले, तो क्वेश्चन पूछ रखा है आपको 260 नंबर क्वेश्चन। किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार के लगभग कितनी होती है? कुल भार की आपको पूछी, यहां पर सीधी मात्रा पूछी थी 5 लीटर, और यहां अब आपको पूछ लिया प्रतिशत के अंदर मात्रा, यानी हमारा जो भार होता है शरीर का, भार का कितने परसेंट, भार का कितने परसेंट हमारे शरीर में ब्लड होता है? तो 7 से 8%। 7 से 8% ब्लड हमारे शरीर के अंदर होता है। इसका 7 से 8% हमारे भार का। अगर मान लो कोई व्यक्ति 100 किलो का व्यक्ति है, तो इसका आप 7% निकालोगे तो आपका कितना लीटर खून आएगा? तो आपका 7 लीटर खून आएगा। कहने का मतलब 7 से 8 लीटर खून आएगा आपका 100 व्यक्ति के किलो, 100 किलो के व्यक्ति का। तो भार का 7 से 8%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लड यानी रक्त का पीएच मान, यहां पर पीएच मान आएगा बीच में, पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान आपका 7.4 होता है। 7.4 आपका ब्लड का पीएच मान होता है, ध्यान रखना। और प्यारे साथियों, जो ब्लड होता है वो हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय। ये बात पे आपसे पूछी जा सकती है, ब्लड किस प्रकार का होता है? तो ब्लड एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्षारीय मैंने नाम क्यों दिया? क्योंकि अगर जिसका पीएच मान 7 होता है तो उसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन 7 से अधिक होता है तो उसको बोलते हैं क्षारीय, 7 से अधिक क्षारीय, और 7 से कम अगर होता है तो उसको बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं, अम्लीय। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? दोस्तों, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखना प्यारे साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लड एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लो ये हृदय है, तो हृदय से खून चलता है, किडनी तक जाता है, किडनी से मान लो फेफड़ों में आ जाता है, फेफड़ों से पूरे मस्तिष्क में चला जाता है। इस प्रकार से यानी एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है ये ब्लड है ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक कहा जाता है। और तरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक की संज्ञा दी गई है। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। कि ब्लड का सर्वाधिक भाग किसका बना होता है?
या सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? तो सर्वाधिक भाग आपका प्लाज्मा बनाता है। कौन बनाता है? प्लाज्मा। प्यारे साथियों, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, रक्त दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक तो आपके होता है प्लाज्मा इसमें, और एक होता है आपका इसमें रक्त कणिका। एक क्या होती है? रक्त कणिका। रक्त कणिका आपकी 3 प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है ना, प्लेटलेट्स। ये जो 3 आपकी क्या होती हैं? कणिकाएं होती हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा आपका 55% भाग बनाता है और रक्त कणिकाएं आपकी 45% भाग बनाती हैं। तो ज़्यादा भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। कितने परसेंट? 55%। अगला क्वेश्चन आपका हो गया होगा, ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? तो 55% भाग बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूं बात आपको अच्छे से समझ में यहां तक आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 265 नंबर क्वेश्चन की। चलिए, 265 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा हमारे रक्त का कितने परसेंट भाग बनाता है? रक्त का 55% भाग बनाता है। लेकिन खुद कितना है? स्वयं का मान कितना हो गया? तो स्वयं तो अपने आप में 100% होगा, ये स्वयं अपने आप में 100% हो गया। लेकिन ये 55% भाग तो खून का बनाता है, यानी खून जो आपका 100% था उसका 55 भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा। लेकिन जितना भी हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो इस 100% में से 90 से लेके 92% तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और दोस्तों 8 से लेके 10% इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमारा जो प्लाज्मा होता है वो अपने आप में 100% है। तो उस प्लाज्मा के अंदर खुद के 100% में से 90 से 92% जल होता है और 8 से 10% इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? उस प्रोटीन का नाम आपको बताना है जिसको प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। प्रतिस्कंदन प्रोटीन। अच्छा, प्रतिस्कंदन प्रोटीन क्या होता है? जो जमने से रोकता है। स्कंदन का मतलब जमना, स्कंदन का मतलब जमना, और प्रतिस्कंदन का मतलब जमने से रोकना। एंटी क्लोटिंग, यानी उस प्रोटीन का नाम आपको बताना है जो एंटी क्लोटिंग की तरह काम करता है, यानी जो खून को जमने से रोकता है। तो प्यारे साथियों, खून को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। कैसे? देखिए, ये मान लो हमारी कोई नस है, ये हमारी क्या है? नस है। अब नस के अंदर 24 घंटे 7 दिन इस प्रकार से खून बहता रहता है। आपको पता है ये कभी भी हमारी नस के अंदर रहते हुए क्या नहीं होता है? जमता नहीं है। हमारी नस के अंदर रहते हुए कभी भी जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है प्यारे साथियों? इस हिपेरिन के कारण। इस हिपेरिन के कारण ये हमारे रगों के अंदर खून जमता नहीं है, तरल पदार्थ के रूप में हमेशा बहता रहता है। लेकिन जब चोट लग जाती है, मान लो चोट लग गई और चोट लगने के बाद खून हमारे शरीर से बाहर आने लगा, तो कुछ टाइम बाद वो जम जाता है, उसका थक्का बन जाता है। खून है ना, वो हमारे शरीर में तो कभी नहीं जमता, लेकिन शरीर से बाहर आने के बाद जम जाता है। क्यों जम जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो हिपेरिन नाम का पदार्थ था ना, वो बाहर आने के बाद ऑक्सीजन से क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके वो अपने आप में निष्क्रिय हो जाता है। अब अगर हिपेरिन निष्क्रिय हो गया तो वो जम जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, ये जो 2 प्रोटीन है प्यारे साथियों, ये 2 प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो खून को जमाने का काम करते हैं। अब समझना, ये कंसेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट आपको समझना है। एक बार मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूज आप हो सकते हो। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जब खून हमारे रगों में होता है, जब खून हमारी नसों में होता है, तब तो जमता नहीं है, क्योंकि तब तो कौन प्रभावी होता है? आपका हिपेरिन प्रभावी होता है। कौन प्रभावी होता है? हिपेरिन प्रभावी होता है। इसलिए हमारे रगों के अंदर कभी भी खून जमता नहीं है। लेकिन जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है और ये दोनों क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। ये पहले भी मौजूद थे हमारे खून में, लेकिन पहले ये निष्क्रिय थे। जब हिपेरिन सक्रिय था ना, तब ये दोनों निष्क्रिय थे। लेकिन जब हिपेरिन निष्क्रिय हो गया, तब ये दोनों क्या हो गए? सक्रिय हो गए। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो खून को स्कंदन करने का काम करते हैं, खून का स्कंदन करने का काम करते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। एक तो प्रतिस्कंदन प्रोटीन कौन सा है? तो हिपेरिन। और स्कंदन प्रोटीन कौन सा है? तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर प्यारे साथियों ये बात आपको समझ में आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे।
मैंने आपको 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बता दिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। अब अभी मैंने बताया कि कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देती, तो उसका नाम है हिपेरिन। यानी जो हिपेरिन है वो तो नहीं बनने देती। कब नहीं बनने देती? जब खून नसों के अंदर होता है तब नहीं बनने देती। लेकिन जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद रक्त का जो थक्का जमता है वो किसके कारण जमता है प्यारे साथियों? वो इन 2 प्रोटीनों के कारण। इसके साथ साथ में एक तत्व भी काम करता है, एक तत्व भी काम करता है, एक कोशिका भी काम करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तत्व आपका होता है कैल्शियम तत्व। कैल्शियम तत्व भी इन दोनों की सहायता करता है। और एक कोशिका होती है आपकी प्लेटलेट्स कोशिका। प्लेटलेट्स नाम की जो कोशिका है प्यारे साथियों, वो भी इन दोनों प्रोटीनों की सहायता करती है रक्त का थक्का जमाने में। तो रक्त का थक्का जमाने का कार्य 4 प्रकार की चीज करती हैं। 2 तो प्रोटीन हो गई, एक आपका तत्व हो गया कैल्शियम, और एक आपकी कोशिका हो गई आपकी प्लेटलेट्स। ये तीनों चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए, बहुत सारे दोस्त ये बोलते रहते हैं कि आप जवाब नहीं दे पाते। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, ये कोई लाइव क्लास नहीं है, ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। पहले दिन इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं, दूसरे दिन आपके पास पहुंचती है, तो बताइए मैं आपका रिप्लाई कैसे दूंगा, है ना? तो आप थोड़ा सा इत्मीनान रखा करो, बस पढ़ना है आपको। लाइव की व्यवस्था मेरे पास अभी हो नहीं रही है, जैसी लाइव की व्यवस्था होगी मैं आपके सामने लाइव भी आऊँगा, बहुत अच्छे से हम कंटेंट करेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का काम कौन सी प्रोटीन करती है, यानी एंटीबॉडी का काम कौन सी करती है? तो प्यारे साथियों, एंटीबॉडी का काम करती है ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन। इसको आईजी प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईजी। इसको आईजी प्रोटीन के नाम से कहा जाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है ना? और ये प्रोटीन कहाँ से निकलती है? ये आपकी WBC से निकलती है। कहाँ से निकलती है? WBC से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में आपका एल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन आपका प्लाज्मा में होता है। प्रोथ्रोम्बिन भी आपका रक्त के अंदर ही होता है, लेकिन ये कम मात्रा में होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सर्वाधिक मात्रा में पूछिए, सर्वाधिक मात्रा में आपका एल्बुमिन प्रोटीन होता है। हिपेरिन भी आपका रक्त के अंदर ही होता है, लेकिन ये तो क्या होता है आपका एंटी क्लोटिंग होता है, ये क्लोटिंग वाला है। और एल्बुमिन आपका जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। केसिन नाम का प्रोटीन आपका दूध के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? दूध के अंदर। आगे बढ़ते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? देखिए प्यारे साथियों, मैंने आपको तत्व बता दिया। कौन सा तत्व सहायता करता है? कैल्शियम तत्व। कौन सी कोशिका सहायता करती है? तो उस कोशिका का नाम है प्लेटलेट्स। कौन सी कोशिका? प्लेटलेट्स। और कौन सी प्रोटीन सहायता करती है? तो प्रोटीन अभी भी मैंने आपको बताया, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और आपकी फाइब्रोनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन 2 प्रोटीन काम करते हैं। अब आपको पूछ लिया विटामिन, कौन सी विटामिन सहायता करती है? तो उस विटामिन का नाम होता है प्यारे साथियों विटामिन के, जिसको फिलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। फिलोक्विनोन या फिर विटामिन के। विटामिन के आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ध्यान रखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? यहाँ पर बात तत्व की हुई है, तो तत्व कौन सा हो गया आपका? कैल्शियम हो गया। अभी अभी मैंने आपको बताया, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और बहुत अच्छे से आप कंटेंट रेडी कर रहे हो, यानी ऐसा कंटेंट आपको हर किसी जगह नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है? उस प्रोटीन का नाम, उस प्रोटीन का नाम आपको बताना है जिसका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। तो प्यारे साथियों, सभी की सभी प्रोटीन आपकी लीवर के अंदर ही बनती हैं। तो ये हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, सभी की सभी प्रोटीन आपकी कहाँ पर बनती है? लीवर के अंदर बनती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन तीनों की तीनों प्रोटीन आपकी कहाँ पर बनती हैं? लीवर में बनती हैं। अब ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं फैक्ट के रूप में। अगला क्वेश्चन, RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण
मानव शरीर के अंदर कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है प्यारे साथियों, वो आपका होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में आपका आरबीसी का निर्माण होता है। अब ये अस्थि मज्जा होती क्या है? देखिए, ये आपकी हड्डी होती है। हड्डी के अंदर इस प्रकार से आपका गाढ़ा गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है। गाढ़ा गाढ़ा आपका तरल पदार्थ पाया जाता है और उस गाढ़े गाढ़े तरल पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा कहा जाता है। और इसी अस्थि मज्जा से आपका ब्लड बनता है। इसी से ही आपका ब्लड बनता है और इसी से ही आपकी क्या बनती है? आरबीसी बनती है। और इसी से ही आपकी क्या बनती है? डब्ल्यूबीसी बनती है। ठीक है ना? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड का निर्माण आपका कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से होता है। और अस्थि मज्जा क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। यहां पर प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है थाइमस ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि को बाल्या ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। थाइमस ग्रंथि को बाल्या ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि ये बालकों में ही उत्पन्न होती है, उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है। लार ग्रंथियों की बात करें तो लार ग्रंथियां हमारे 3 प्रकार की होती हैं। उसमें जो पेरोटिड नाम की जो ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, पेरोटिड लार ग्रंथि, ये सबसे बड़ी पेरोटिड लार ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम होता है पेरोटिड। रहेगा याद? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा इसको। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का के बारे में आपको बताना है। देखिए, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा और लीवर में होता है। बिल्कुल, यानी जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है, तब तो आरबीसी का निर्माण आपका कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। लेकिन जब भ्रूण होता है, हमारे शरीर का भ्रूण होता है, उस टाइम हमारी आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? प्लीहा और लीवर में होता है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन एक तो होता है ऊंट और एक होता है लामा। 2 ऐसे प्राणी होते हैं जो स्तनधारी भी हैं लेकिन उनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात आप याद कर लेना। जितने भी इस वर्ड में स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी प्राणी होते हैं जिनकी आरबीसी के अंदर आपका केंद्रक पाया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बात सही भी है। अगली बात, आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार होता है। ये बात भी सही है। द्विअवतलाकार का मतलब इस प्रकार के द्विअवतल होते हैं, एक तो इस प्रकार का अवतल, एक इस प्रकार का अवतल, यानी द्विअवतलाकार होता है आपका आरबीसी का आकार। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार। लेकिन आरबीसी का जीवन काल 160 दिन का होता है। ये बात इसने बिल्कुल बिल्कुल गलत कह दी क्योंकि आरबीसी का जीवन काल तो कितना होता है? 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का। इसका मतलब आपका असत्य कथन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी किसके अंदर होती है? भी मेंढक के अंदर होती है, सर्प के अंदर होती है, मनुष्य के अंदर होती है, या फिर हिरण के अंदर होती है? तो प्यारे साथियों, सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो आपकी कस्तूरी हिरण के अंदर होती है। कौन सी हिरण के अंदर? कस्तूरी हिरण के अंदर। और सबसे छोटी आपकी मेंढक के अंदर होती है। सबसे छोटी आपकी मेंढक में और सबसे बड़ी कस्तूरी हिरण में। ठीक है, ये तो सबसे छोटी, इसमें तो होती है सबसे छोटी, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी आपकी कस्तूरी हिरण हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? पुरुषों के अंदर आरबीसी की संख्या आपको पूछी है, तो पुरुषों के अंदर जो आरबीसी की संख्या होती है वो आपकी 5 मिलियन होती है। कितनी मिलियन? 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषों के अंदर आरबीसी की संख्या होती है 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन का होता है। ध्यान रखना अच्छे तरीके से, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। अच्छा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मैं ये बात कई बार बता चुका हूं आपको कि आरबीसी की मृत्यु जो होती है ना, मृत्यु वो कहां पर होती है? प्लीहा के अंदर होती है। और प्लीहा को ही क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन,
आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी एक प्रकार का खून ही मानो आप, और खून की कमी होना क्या कहलाता है प्यारे साथियों? खून की कमी होना क्या कहलाता है बताइए? खून की कमी होना आपका एनीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आरबीसी है ना प्यारे साथियों, आरबीसी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हम बोलेंगे खून की कमी हो गई, और खून की कमी होने को हम बोलते हैं एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है वो आपको पूछा है। प्यारे साथियों यहां पर देखो, एक साथ ये दो क्वेश्चन, दो आ गए शायद, ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा। एक साथ है, दो नंबरिंग मैंने कर दी, तो ध्यान रखेंगे। ये 280 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 280। दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है वो आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन भी है और एक प्रकार का श्वसन वर्णक भी है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्रोटीन भी है और श्वसन वर्णक भी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है प्यारे साथियों, वो होती है आपकी 12 से लेकर 16 ग्राम प्रति मोल प्रति मिलीलीटर। 12 से 16 ग्राम प्रति मिलीलीटर। कहने का मतलब प्यारे साथियों ये है कि आपके अंदर खून कितना होता है, यानी जो खून मापा जाता है ना, यूनिट मापी जाती हैं, वो केवल और केवल आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी जाती है। तो 12 से लेकर 16 तक होती है ना, वो पुरुषों के अंदर पाई जाती है। महिला में 2 कम होती है, यानी 10 से लेकर 14 तक ना खून की यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है? रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है ना, वो फेरस धातु की वजह से होता है। किसकी धातु, कौन सी धातु की वजह से? फेरस धातु की वजह से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फेरस। या फिर इसको हम आयरन भी बोल सकते हैं, इसको हम लोहा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फेरस धातु की वजह से आपका रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर आपकी ग्लोबिन नाम की प्रोटीन, हीमोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन। तो हिम प्लस ग्लोबिन, ये ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो आपकी हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। ग्लोबिन नहीं है, ग्लोबिन होगा ये। ग्लोबिन नाम की प्रोटीन आपकी हीमोग्लोबिन में होती है, ध्यान रखना। हिपेरिन भी आपकी किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर होती है। ये आपकी प्लाज्मा के अंदर होती है और ये आपकी दूध के अंदर होती है। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, तो आपको इस प्रकार से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है? तो प्यारे साथियों, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का एक अणु जो होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने अंदर बांध लेता है। यानी इस हीमोग्लोबिन के अणु की संयोजकता कितनी होती है? तो ध्यान रखना 4 होती है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। हीमोग्लोबिन के अणु की संयोजकता आपकी 4 होती है, तो ये 4 ऑक्सीजन के अणुओं को बांध सकता है, 4 ऑक्सीजन के अणुओं को बांध सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बता पाओगे आप हीमोग्लोबिन का रंग? तो हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है मेरे प्यारे साथियों, वो आपका होता है लाल। लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन का, इसीलिए प्यारे साथियों हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होता है? अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर हम जाते हैं तो हमारी आरबीसी की संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्यारे साथियों, हमारी आरबीसी की जो संख्या होती है वो पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। कहने का मतलब ऊंचाई पर जाने पर पहले घटती है और फिर लास्ट में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे ये बढ़ती ही जाएगी, है ना। अगर हम आकार की बात करते हैं, यहाँ पर हम आकार की बात करते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर आकार बढ़ता है, केवल और केवल बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? तो ध्यान रखना, 4200 मीटर की ऊंचाई पर 30% वृद्धि हो जाती है आपके आकार में। आकार में वृद्धि होती है लगातार, लेकिन संख्या की अगर बात करें तो पहले घटेगी और फिर क्या होगी? बढ़ेगी। पहले घटेगी और फिर क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर के अंदर WBC का उत्पादन कहाँ पर होता है? WBC का उत्पादन कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। WBC का जो उत्पादन होता है प्यारे साथियों, वो होता है आपका अस्थि मज्जा के अंदर। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अस्थि मज्जा में आपका किसका निर्माण होता है? अस्थि मज्जा के अंदर WBC का निर्माण होता है। वो होती है आपकी, मैंने आपको बताया था ना, ब्लड अस्थि मज्जा में होता है और RBC का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। WBC का निर्माण आपका अस्थि मज्जा से होता है। अगला क्वेश्चन, WBC का जीवन काल कितना होता है? WBC का जीवन काल आपका 2 से लेकर 4 दिन का होता है। कितने दिन का? 2 से लेकर 4 दिन का WBC का। और ये आपका होता है प्लेटलेट्स का, ये आपका प्लेटलेट्स का होता है ना। 120 दिन आपका किसका होता है? RBC का। RBC का 120 दिन का, 8 से 10 दिन आपका होता है प्लेटलेट्स का और 2 से 4 दिन आपका होता है WBC का। ये दोनों तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, मिलान करना है आपको। और ये जो मैं आपको PDF दूंगा ना प्यारे साथियों, उसमें मैं आपको सीधा ही दे दूंगा, आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं मिला के दे दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस आपको तो यहाँ पर मिलान करना है कौन सा किसके साथ होगा। देखिए, सबसे बड़ी RBC किसके अंदर होती है? कस्तूरी हिरण के अंदर होती है। बिल्कुल सही बात है, ये अपने आप में मिलान किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे छोटी RBC आपकी मेंढक में एम्फीयूमा नाम का मेंढक होता है, उसके अंदर, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरी बात, सबसे बड़ी WBC यानी जो C है ना, C, वो किसके साथ मिलाया जाएगा? तो C है ना, वो आपका हो जाएगा C, यानी सबसे बड़ी WBC आपकी हो जाएगी मोनोसाइट। तो C आपका मोनोसाइट हो जाएगा। C में कौन सा उत्तर आएगा? मोनोसाइट। सबसे बड़ी WBC आपकी मोनोसाइट हो जाएगी। और जब मैं आपको PDF दूंगा, उस PDF में मैं ये नाम यहाँ पर कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद सबसे छोटी WBC आपकी लिम्फोसाइट होती है, तो ये आपका कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली WBC कौन सी होती है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC आपकी न्यूट्रोफिल होती है। और सबसे कम मात्रा में आपकी कौन सी WBC पाई जाती है? तो बेसोफिल। ये इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे? मिलान हो जाएगा। याद कर लेना प्यारे साथियों, मैंने 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिए हैं। 6-7 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखोगे आप अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, WBC का मुख्य कार्य। WBC क्या काम करता है? तो WBC हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है और रोगों से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करने का काम कौन करता है? WBC करता है। इसीलिए प्यारे साथियों, WBC को सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है हमारे शरीर की सैनिक कोशिका WBC, क्योंकि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना पड़ेगा आपको, RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है, 600:1। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या करेगा? वो आपको दे देगा WBC और RBC का अनुपात। WBC और RBC का अनुपात आपसे पूछ लेगा और आपने रट रखा है 600:1, 600:1, लेकिन ये गलत है, क्योंकि पहले यहाँ पर WBC दिया है, तो आपका पहले पर WBC यानी WBC का मान कितना होता है? 1। जब RBC का मान 600 होगा तब WBC का मान 1 होगा। RBC का मान 600 जब होगा तो WBC का मान 1 होगा। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी, 600:1 या फिर 1:600, वो तो आपका इसकी कंडीशन पर निर्भर करेगा, भाई कंडीशन किस प्रकार की दी है। अगर पहले WBC दी है तो आपका 1 पहले आएगा, अगर पहले RBC दिया तो आपका पहले 600 आएगा। याद रखोगे इस बात को। अगला क्वेश्चन, जब रक्त के अंदर WBC की मात्रा कम हो जाती है, WBC की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले रोग का क्या नाम है? जब RBC कम हो जाती है तब तो हम क्या बोल देते हैं? एनीमिया रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? एनीमिया, जब हम RBC की बात करें। लेकिन यहां पर बात हुई है किसकी? यहां पर बात की है हमने किसकी प्यारे साथियों? WBC की। तो WBC की कमी से रोग होता है ल्यूकोपीनिया नाम का रोग। कौन सा रोग? ल्यूकोपीनिया नाम का रोग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? थ्रोम्बोसाइट यानी बिंबाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? तो प्यारे साथियों, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। मैंने आपको बताया था ना कोशिका का नाम, रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। कैल्शियम तत्व, विटामिन के आपका विटामिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन आपकी विटामिन होती हैं जो
व्रत का थक्का जमाती हैं। हिपेरिन नाम की प्रोटीन है वो प्रतिस्कंदन का काम करती है। ये सारी बातें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर सकता हूँ प्यारे साथियों आपको सेशन बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्यारे साथियों मैं आपसे इतना दावा करता हूँ क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे रिलेटेड आ जाएगा, जो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ उन फैक्ट में से आ जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से क्लास देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। PDF भी इसका मिलेगा, बिल्कुल डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जैसे ही ये 500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा। लगभग हमारे 300 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बचे हैं 200 क्वेश्चन। अगर आप चाहोगे तो 200 को मैं इन 500 को बढ़ा करके 1000 क्वेश्चन भी कर दूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सहयोग करते हो। जितना सहयोग करोगे उतना ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्यारे साथियों ये वीडियो रिकॉर्डेड होता है तो मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ, आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर के आऊँगा। चिंता मत कीजिए, बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।